हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को लेकर फोकस्ड होंगे। मैं सूरज वर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया और इस ज्योग्राफी क्लास 7 की प्लेलिस्ट बना दी है, जिससे आप ये सारे चैप्टर सीक्वेंस में कंप्लीट कर सकें। और इस चैप्टर के रिवीजन नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप इस चैप्टर को ईजिली रिवाइज भी कर सकें। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा इनसाइड आवर अर्थ। इस चैप्टर में हम बेसिकली जानेंगे क्या कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर किस तरीके का है हमारी प्लेनेट अर्थ का। तो द अर्थ आर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लेनेट। अर्थ जो है वो एक डायनेमिक प्लेनेट है। डायनेमिक मतलब जो समय के साथ चेंज होता रहता है, समय जैसे जैसे टाइम बीतता है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। और आप देखोगे कि अर्थ की खाली ऐसा नहीं है कि आउटसाइड या खाली इनसाइड, दोनों जगह जो है रेगुलरली चेंजेस होते रहते हैं। और इन्हीं चेंजेस की वजह से हमको डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं अर्थ के ऊपर, चाहे वो माउंटेन हो चाहे प्लेटू हो। ये सारे किस वजह से बने हैं, इनका निर्माण किस लिए हुआ है? क्योंकि अर्थ के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस काम करती हैं, जिसकी वजह से अर्थ क्या है, डायनेमिकली चेंज होती जा रही है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आप जानते हैं कि अर्थ का जो इंटीरियर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है या किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है? तो व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, वही हमको आगे बताया जा रहा है कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो किस तरीके का है। तो यहाँ आप एक इमेज देख रखे हो जिसमें हल्का सा आपको यहाँ पे एक कोन कट करके समझाया गया है कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो किस तरीके का है। अर्थ का जो इंटीरियर है उसको बेसिकली 3 टाइप्स में बांटा जाता है। सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, उसके बाद होता है मेंटल, और लास्ट वाला होता है कोर। ठीक है, तो वही हमसे कहा जा रहा है जस्ट लाइक एन अनियन। जिस तरीके से आप कभी प्याज छीलते हो तो प्याज में लेयर बाई लेयर होती हैं खूब सारी। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। तो अर्थ भी सेम उसी तरीके से बहुत सारी अलग अलग लेयर्स से मिलकर बनी है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। तो जो सबसे ऊपर वाली सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर है उसको क्रस्ट बोला जाता है। इट इज़ थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। और जितनी भी लेयर्स हम पढ़ेंगे, चाहे वो क्रस्ट हो चाहे मेंटल हो चाहे कोर हो, उसमें सबसे पतली है कौन सी? क्रस्ट सबसे थिन है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासिस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। इसको ऐसे समझिए कि ये जो है जहाँ पे हम लोग रहते हैं ये वाला इलाका है, ज़मीन वाला हिस्सा, और यहाँ पे पानी है। यहाँ समुद्र का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो ओशियन फ्लोर है यहाँ पे तो एक खाली 5 किलोमीटर इसकी थिकनेस है, और जो एक कॉन्टिनेंटल मासिस है यहाँ पे कितनी है? 35 किलोमीटर। यानी कि जो कॉन्टिनेंटल मास है क्रस्ट का वो ज़्यादा है, और जो हमारा ओशियन फ्लोर है वहाँ पे इसकी जो मोटाई है वो कम है, ओनली 5 किलोमीटर। तो ये याद रखना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 और 5। द मेन मिनरल द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनिया। इट इज़ दस कॉल्ड सियाल। अब ये जिन मिनरल्स से बनी है उन मिनरल्स का नाम है सिलिका और एल्यूमिना। इसीलिए जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसको हम सियाल बोलते हैं। सियाल ये शॉर्ट फॉर्म है याद करने के लिए। तो एस आई से क्या हो गया? सिलिका, और ए एल से क्या हो गया? एल्यूमिनिया, एल्यूमिना। इसीलिए इसको सियाल बोला जाता है। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशिया। तो जो कॉन्टिनेंटल वाली क्रस्ट थी, जो ऊपर ज़मीन वाली क्रस्ट जिस पे हम लोग रह रहे हैं, वो वाली क्रस्ट क्या थी? सियाल की बनी है। और जो समुद्र ओशियन के नीचे वाली फ्लोर वाली थी उसका वो किस चीज़ से बनी है? सीमा। तो सीमा से याद रखना है, एसआई से सेम वही दोबारा से सिलिका, और एमए से क्या हो गया? मैग्नीशियम। अब क्रस्ट के नीचे हमको मेंटल बता रहा है, बट मैंने एक इमेज और ऐड करी है जिससे आपको ये सारा कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ इस इमेज को देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर क्रस्ट है, सबसे ऊपर आपको क्रस्ट दिखेगी। उसके बाद ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक मेंटल, उसके बाद सबसे लास्ट वाला क्या है? कोर। तो अर्थ की 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और हमने पिछले चैप्टर्स में भी और पिछली क्लासेस में भी कई बार लिथोस्फेयर वर्ड का यूज करा था, जो कि सॉलिड पोर्शन होता है। डोमेन ऑफ द अर्थ में भी हमने पढ़ा था लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में क्या होता है? जो क्रस्ट होती है, चाहे वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो चाहे ओशियनिक क्रस्ट हो,
उसके साथ साथ जो मेंटल का अपर पार्ट होता है उसको जब जोड़ देते हैं तो उसको लिथोस्फेयर बोला जाता है। ये चीज़ याद रखना। लिथोस्फेयर क्या होता है? क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर दो टाइप की हमने पढ़ी, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशियनिक क्रस्ट। और अपर मोस्ट जो सॉलिड पोर्शन होता है मेंटल का, वो भी किसके अंदर इंक्लूडेड होता है? हमारा लिथोस्फेयर के अंदर। उसके बाद मेंटल, मेंटल में आप देख रहे हो जो एस्थोनोस्फेयर लिखा है, यहीं से जो है मेंटल ऊपर जाके ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इसकी डेप्थ लगभग 2900 किलोमीटर तक है। और फिर लास्ट हमारा क्या आता है? कोर, जिसकी डेप्थ कितनी है? लगभग 6378। तो अर्थ की रेडियस अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? 6378 किलोमीटर। मतलब अगर आपको अर्थ के रेडियस तक जाना है तो आपको इतना गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर पहुँचोगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बातें क्लियर होंगी कि अर्थ की तीन लेयर, क्रस्ट, मेंटल और कोर, जिसमें से अभी हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा कि क्रस्ट दो टाइप की होती है, एक ओशियनिक क्रस्ट और दूसरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है उसकी जो थिकनेस होती है वो 35 किलोमीटर होती है, वहीं ओशियनिक फ्लोर पे उसकी 5 किलोमीटर थिकनेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ें। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, और क्रस्ट के बिल्कुल नीचे इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। वही हमसे यहाँ दिखाया गया है कि लगभग 2900 किलोमीटर तक क्या है? हमारा मेंटल है। उसके बाद कोर स्टार्ट हो जाता है। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। और वही हमसे कह रहा है कि जो सबसे इनर मोस्ट रेडियस है उसको क्या बोला जाता है? कोर बोला जाता है। ठीक, और इसकी रेडियस कितनी बताई जा रही है हमसे? 3500 किलोमीटर। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नीफे। इसमें Ni का मतलब निकेल और Fe का मतलब फेरस यानी कि आयरन। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है किसके अंदर? कोर के अंदर। और उसी की वजह से देखोगे तो अर्थ के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सारी चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ हमको क्या समझ में आया कि जो थर्ड मोस्ट लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, उसका नाम होता है कोर। इसकी रेडियस आपको याद रखनी है 3500 किलोमीटर। अगर आपसे रेडियस पूछा जाएगा तो आप 3500 किलोमीटर बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ की सरफेस से जो कोर है उसकी डेप्थ कितनी है तो आप बताओगे 6378 किलोमीटर। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है। अब यहाँ तक जो बातें हमको समझनी थी वो ये थी कि आपको याद रखना है जो क्रस्ट है, क्रस्ट उसकी डेप्थ कितनी है? 35 किलोमीटर और 5 किलोमीटर कहाँ कहाँ पर। सेकंड, आपको याद रखना है कौन से मिनरल से मिलकर बनी है, तो याद रखना सियाल और सीमा, आपको शॉर्ट फॉर्म ये दोनों याद रखनी है। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो हमसे कोर के बारे में बताया था कि कोर किससे बना है? निफे से, जिसमें Ni का मतलब होता है निकेल, Fe का मतलब होता है फेरस या फिर जिसको आयरन बोल सकते हैं। तो ये तीनों की शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब कुछ बॉक्सेस देख लेते हैं एक बार। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका, इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर। तो सबसे गहरी जो माइन है जो आज तक खोदी गई है वो कहाँ है? साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसकी डेप्थ कितनी है? 4 किलोमीटर। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। तेल की खोज में जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने 6 किलोमीटर तक क्या है? गड्ढा करा है। तो वही हमसे बताया जा रहा है कि देखो अर्थ का इंटीरियर पूरा जाओगे तो लगभग 6378, ये मोटा मोटा बोलें तो 6300 किलोमीटर हमको नीचे जाना पड़ेगा, तब जाके हमको अर्थ का जो है सेंटर मिलेगा। टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आज तक जो सबसे गहरी जो है गड्ढा वो लगभग 12 किलोमीटर तक इंसान पहुंच पाया है, उससे ज़्यादा हम नहीं कर पाए हैं। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियन फ्लोर। तो आपको लगभग ओशियन फ्लोर से भी 6000 किलोमीटर तक का गड्ढा खोदना पड़ेगा, जब जाके आप सेंटर तक पहुंच पाओगे। तो हमको वही रेडियस बताने की कोशिश कर रहा है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसकी रेडियस कितनी है? 6378 किलोमीटर। अब यहाँ डू यू नो सेक्शन में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ।
तो ये जो क्रस्ट है हमारी, सबसे ऊपर वाली लेयर, क्रस्ट फिर मेंटल फिर कोर, तो ये क्रस्ट खाली 1% है पूरे अर्थ के मास की। 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक द कोर। अब इस परसेंटेज को भी याद रखना है कि 1% में हमारा क्रस्ट आता है, लगभग 84% जो है वो वॉल्यूम किसका है, मेंटल का, और 15% किसका है, कोर का। और द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। तो यहाँ आपको क्या दिया है कि 6371 किलोमीटर जो है इसकी डेप्थ है। आपको क्या करना है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इस बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको यही आंसर देना है 6371, या अगर 6378 आएगा तो आपको वही आंसर देना है। बट सबसे पहली प्रेफरेंस आपको इस नंबर को देनी है, क्योंकि अभी हम क्लास 7th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन अगर क्लास 7th की ज्योग्राफी से बनेगा तो हमको यही आंसर देना है। ये जो मैंने इमेज लगाई है क्लास 11th की ज्योग्राफी की इमेज है, इसके अंडर 6378 लिखा हुआ है। ठीक है, आई थिंक दोनों बातें क्लियर होंगी। रॉक्स एंड मिनरल्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और थोड़े से मिनरल्स के बारे में भी देखेंगे। द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की जो क्रस्ट है, इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। ये बहुत सारे टाइप के रॉक से मिलकर बनी है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। अब रॉक का मतलब क्या होता है, कोई भी जो नेचुरल मास होता है मिनरल मैटर्स का, उसको रॉक बोला जाता है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक्स जो है वो अलग अलग टाइप की, अलग अलग टेक्सचर की, अलग अलग साइज की, अलग 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 फॉर्म में होती हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो मेजरली हमको 3 टाइप्स के रॉक्स के बारे में पढ़ना है, जिसका पहले का नाम है इग्नियस रॉक्स, सेकंड का नाम है सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड वन है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इनको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं वोल्केनिक इरप्शन का, उसके बाद हम पढ़ेंगे तो ये सारी बातें हमको क्लियर होंगी, जो कि हमारा तरीका है समझाने का। सपोज करो ये वोल्केनो है, नीचे एस्थेनोस्फेयर है, वहाँ से जो है मैग्मा बाहर निकला और ये वोल्केनिक इरप्शन हो गया। अब वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद ये जो लावा था ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। जब ये अर्थ की सरफेस पे ये लावा गिरेगा तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा और उसके बाद ये रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये अंदर से जब मैग्मा निकला, जो कि लिक्विड फॉर्म में था, जब वो अर्थ की सरफेस पे आया तो ठंडा होने के बाद वो रॉक में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो प्राइमरी रॉक बनी, अर्थ के अंदर से मैग्मा निकला, वो ठंडा होके लावा बन गया, तो यहाँ पे जो रॉक बनी इसको बोलेंगे इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब ये जो इग्नियस रॉक है, सबसे पहली वाली रॉक कौन है, इग्नियस रॉक। इसको हम प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये अर्थ की सरफेस पर आ चुकी है, तो इस पर बहुत सारे फैक्टर्स जो है अब इस पर काम करना शुरू कर देंगे। जैसे इसके ऊपर धूप पड़ेगी लगातार, बारिश होगी, पानी पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन होगा इसके ऊपर, फिजिकली भी क्या होगा, इसका डैमेज होगा। तो जब इसके छोटे छोटे कण टूटेंगे, ठीक है, तो ये छोटे छोटे कण जाकर कहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे और फिर जो लेयर बाय लेयर एक रॉक बनेगी उसको बोलेंगे कौन सी, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक। दोबारा से समझ लेते हैं कि अभी तक हमने इग्नियस रॉक को समझा। इग्नियस रॉक, इसके ऊपर वेदरिंग और इरोजन होने की वजह से छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगी और जहाँ पे जाके ये डिपॉजिट होंगे, ऐसे लेयर बाय लेयर, यहाँ पे एक रॉक का फॉर्मेशन दोबारा होगा। और क्योंकि ये लेयर बाय लेयर फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पे बीच में आप देखोगे प्लांट्स के रिमेन्स, डेड एनिमल्स के रिमेन्स आपको सेडिमेंट्री रॉक के अंदर देखने को मिलेंगे। फॉसिल्स जिनको बोलते हैं, तो फॉसिल्स हमको कहाँ मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। तो यहाँ समझ गए, इग्नियस रॉक्स के टूटने से जो छोटे छोटे पार्टिकल थे वो कहीं जाकर डिपॉजिट होंगे और लेयर बाय लेयर दोबारा से एक रॉक फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। सेडिमेंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे सेडिमेंट्स होते हैं जो जाके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। अब यही सेडिमेंट्री रॉक क्या है, इसी के ऊपर कभी हीट या फिर प्रेशर पड़ने के कारण ये अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है, अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है, तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है। ठीक है, आई थिंक तीनों बातें आपको एकदम क्लियर होंगी। अब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत अगर जो डाउट होगा वो भी कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाएगा। तो हमको 3 टाइप की रॉक्स के बारे में पढ़ना था, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स,
सॉलिड रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। तो जब मेल्टन मोल्टन जो मैग्मा होता है, जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में मैग्मा होता है जो अर्थ के अंदर से निकलता है, जब वो कूल होता है, जब वो ठंडा होता है और सॉलिड रॉक्स का फॉर्मेशन करता है, तो उसको इग्नियस रॉक्स बोला जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इनको प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है क्योंकि देखोगे आप, अर्थ के अंदर से सबसे पहले जो रॉक का फॉर्मेशन हुआ वो किसका हुआ? इग्नियस रॉक्स का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस भी दो टाइप की रॉक्स होती हैं, एक होता है इंट्रूसिव रॉक्स, एक होता है एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब इसको थोड़ा सा समझना कि इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक्स में डिफरेंस क्या है। अभी हमने समझा कि अगर ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ और यहाँ से जो है मैग्मा बाहर निकला और यहाँ पे सॉलिडिफाई होकर रॉक बन गया। अब जो मैग्मा अंदर से बाहर निकल के अर्थ की सरफेस पे आ गया, ये तो एग्जांपल होगा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो अर्थ के अंदर क्रैक्स होती हैं, मैग्मा अंदर से तो निकल जाता है, मेंटल को क्रॉस करके क्रस्ट में एंटर कर जाता है, बट जो रास्ता है वहीं पे ही ये ब्लॉक होके यहीं पे जाम हो जाता है, क्योंकि नीचे और ऊपर के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। तो ये ऊपर निकलने की बजाय रास्ते में ही क्या हो गया? सॉलिडिफाई हो गया। तो ये भी तो हुआ, तो एक तरह से इग्नियस रॉक का ही एग्जाम्पल। बट क्योंकि ये अर्थ की सरफेस के अंदर ही रह गया, बाहर नहीं निकल पाया, इसीलिए इसको बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, इंट्रूसिव मतलब सरफेस के अंदर ही रह गया, इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब जो बाहर आ चुका है अर्थ की सरफेस के ऊपर। तो वही हमसे कहा जा रहा है कि जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोस? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि लावा जो है वोल्केनोस से कैसे निकलता है? लावा जो होता है एक्चुअली फियरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो सेम वही हमसे कहा जा रहा है कि जो अर्थ की सरफेस है उसके अंदर से जो बाहर निकलता है फायरी रेड मोल्टन मैग्मा, उसी को लावा बोला जाता है। अब यहाँ एक बात और समझ लो, क्योंकि देखो डाउट 1% भी नहीं रहना चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी को, क्योंकि अगर ज्योग्राफी में डाउट रह गया तो समझ लो आपको ज्योग्राफी अच्छे से समझ नहीं आई। ये जो मोल्टन मैग्मा होता है, ये जब अर्थ की सरफेस के अर्थ के अंदर है तब तक तो इसको मैग्मा बोलेंगे, मैग्मा। क्योंकि आप बहुत वर्ड सुनते होंगे, मैग्मा, लावा। और यही मैग्मा जब अर्थ की सरफेस पर आ जाएगा तो इसको बोलेंगे लावा, याद रखना। तो जब तक अर्थ के अंदर है उसको मैग्मा बोलेंगे, जब बाहर आ जाएगा तो उसको लावा बोलेंगे। व्हेन इट्स मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन। तो जब सरफेस पर आता है जो लावा होता है, तो कूल डाउन होने से सॉलिड हो जाता है और रॉक्स फॉर्म हो जाती हैं, और उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोले जाते हैं। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। इनके अंदर फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आपको ये नाम याद रखने हैं बिल्कुल एज इट इज़, कि बसाल्ट। बसाल्ट जो है वो किसका एग्जाम्पल है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का। द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक। जो दक्कन का पठार है, जो प्लेट्यू रीजन है हमारे इंडिया का, वो किससे बना है? बसाल्ट रॉक्स का ही बना है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। तो कभी कभी ये जो मोल्टन मैग्मा था, ये क्या होता है? अंदर ही अर्थ का जो सरफेस है उसके अंदर ही कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो सॉलिड रॉक्स फॉर्म होती है उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोला जाता है, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। क्योंकि ये धीरे धीरे जो है ठंडी होती हैं। अर्थ की सरफेस पे जो रॉक आती है, जो मैग्मा आता है, लावा बनता है, वो तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। बट जो अंदर होती हैं वो धीरे धीरे जो है ठंडा होने की कोशिश करती हैं, इसीलिए इनके लार्ज ग्रेन्स होते हैं। याद रखना, जो ऊपर आके ठंडी हो गई एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इसके फाइन ग्रेन्स होते हैं, और जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स थी उसके लार्ज ग्रेन्स होते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए रॉक। तो ग्रेनाइट याद रखना एग्जाम्पल है किसका? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का। और ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इजीली टूटता नहीं है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो आप देखते हो कि इनके स्टोन्स वगैरह का यूज करते हैं मसाले वगैरह को ग्राइंड करने के लिए। अब यहाँ देखो तीनों का मतलब समझा रखा है हमको। इग्नियस, इग्नियस जो है एक लैटिन वर्ड से निकला है, जो लैटिन वर्ड क्या है? इग्निस। इसका मतलब होता है फायर। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री, लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। तो इसमें क्या हुआ था? वो सॉलिड्स जो रॉक के पार्टिकल से टूट टूट के सेटल डाउन हो गए थे ना,
मेटामॉर्फिक, ये ग्रीक वर्ड है, मेटामॉर्फोस जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। तो यही देखा था मैंने, हीट और प्रेशर की वजह से जब ये अपनी फॉर्म को चेंज कर लेगा तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है। यहाँ फॉसिल्स, फॉसिल्स का मतलब द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था कि जो रॉक का फॉर्मेशन होता है सेडिमेंट्री रॉक का, तो लेयर बाय लेयर उसके बीच में जो डेड और डिकेइंग मटेरियल होता है, चाहे वो प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, उसको फॉसिल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। अब रॉक्स क्या है, चाहे वो रोल डाउन हो जाए, चाहे वो क्रैक हो जाए किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से या किसी फिजिकल फैक्टर की वजह से एक दूसरे को हिट करती हैं, या किसी भी कारण से जो मैंने बताया, चाहे वो विंड हो चाहे एयर हो चाहे वो सनलाइट हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, चाहे वो फिजिकल फैक्टर्स हों, इंसान खुद उसको तोड़े, तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही सेडिमेंट्स बोला जाता है। और ये सेडिमेंट्स जो है ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट होते हैं विंड के थ्रू। अब ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो विंड लेके जाए चाहे पानी लेके जाए, तो जाके कहीं पे डिपॉजिट हो जाएंगे, चाहे वो विंड हो चाहे वाटर हो उसके थ्रू। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ सॉइल। और इनके जमा होने से लेयर ऑफ सॉइल बन जाती है। दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो वही सेडिमेंट्री रॉक हमने पढ़ लिया है। फॉर एग्जाम्पल सैंड स्टोन इज मेड अप फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। जैसे एग्जाम्पल के लिए सैंड स्टोन, इस सैंड के ग्रेन से ही बनता है, इनके सेडिमेंटेशन से धीरे धीरे रॉक का फॉर्मेशन होता है, तो सैंड स्टोन याद रखना। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on the earth। और इसी के अंदर हमको फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। कौन सी रॉक के अंदर, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब चाहे वो इग्नियस रॉक हो चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हो, ये जो है चेंज हो सकती है मेटामॉर्फिक रॉक में अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अगर हीट और प्रेशर इन पर पड़ेगा तो ये कभी कभी अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्ले इंटू स्लेट। जैसे क्ले क्या है, क्ले अपनी फॉर्म को चेंज करके स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। लाइमस्टोन जो होता है वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमको याद रखना है कि जब ये फॉर्म अपना चेंज करेंगी तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाएगा। और रॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं हमारे लिए। हार्ड रॉक्स का यूज करते हैं हम रोड्स बनाने के लिए, हाउसेस बिल्ड करने के लिए, बिल्डिंगें बनाने के लिए, और बहुत सारे हम गेम्स भी खेलते हैं बच्चे पत्थरों से, रॉक से। तो यहाँ देखो कुछ पिक्चर्स दिए, फाइंड आउट विच आर द रॉक्स यूज टू बिल्ड दैम। तो हमको ये पता लगाना है कि कौन सी रॉक से ये मिलकर बनी है। तो ये जो लाल किला है ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सैंड स्टोन का बना है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जो सैंड होती है, सैंड के ग्रेन से ही क्या बनता है, सैंड स्टोन। तो ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। और ये जो ताजमहल है ये किसका बना है, मार्बल का। और मार्बल क्या था, जो लाइमस्टोन होता है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्बल में। तो ये प्रॉपर्टी चेंज हुई, इसलिए किस चीज़ का एग्जाम्पल है, हमारा एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक रॉक। अब यहाँ से आपसे यही सवाल पूछ सकता है कि बताओ ये रॉक कौन से, ये रॉक इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है। तो आपको नाम याद रखने हैं सारी रॉक्स के, और उससे बने जो पत्थर हैं उनके नाम। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज इनटू अनदर टाइप सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। तो आप ये जान के सरप्राइज होंगे कि एक रॉक जो है वो दूसरी रॉक में कन्वर्ट होती जाती है, और इसका भी एक साइकिल चलता रहता है कि जैसे पहले इग्नियस रॉक हुई, फिर धीरे धीरे उसको टूटने के बाद वो सेडिमेंट्स इकट्ठे होंगे, सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो अपनी स्टेट को चेंज करके वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ साथ वो नीचे सबडक्ट होने के बाद दोबारा से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी हीट और प्रेशर की वजह से। तो ये एक साइकिल चलता रहता है रॉक का भी। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। एज यू ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स। ऐसे हम जानते हैं कि जब मोल्टन मैग्मा ठंडा होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो ये क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक बन जाता है। और यही इग्नियस रॉक्स जो हैं वो ब्रोकन डाउन हो जाती हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में।
जिसको ट्रांसपोर्ट या डिपॉजिट करा जाता है बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा, और सेडिमेंट रॉक बन जाती है। और जब ये सेडिमेंट्री और ये जो इग्नियस रॉक्स हैं, इन पे प्रेशर वगैरह पड़ता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। और यही समय के साथ साथ देखोगे तो बहुत समय के बाद यही मेटामॉर्फिक रॉक बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से दोबारा से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक तरीके का साइकिल क्रिएट हो गया कि मैग्मा, उससे इग्नियस रॉक बनेगा, फिर उसके सेडिमेंट टूटेंगे तो सेडिमेंट्री रॉक बनेगी, फिर मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी। तो इस तरीके से एक साइकिल जो है वो चलता रहता है, इसी को बोला जाता है रॉक साइकिल। द मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स। फिर दोबारा से वही मैग्मा फिर दोबारा सरफेस से बाहर आएगा, फिर दोबारा इग्नियस, फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक। इस तरीके से चेंजेस होते रहते हैं। इग्नियस रॉक डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में भी चेंज हो जाती है, सेडिमेंट्री भी डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में। तो ये पूरा एक साइकिल है जो हमको समझ में आ चुका है। लास्ट आते हैं मिनरल्स। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। तो रॉक्स जो है वो बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर बनी होती है। मिनरल्स जो है वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो हमको नेचुरली मिलते हैं, और उनकी कुछ ना कुछ एक निश्चित एक सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और डिफाइनेड केमिकल कंपोजिशन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम अगर कोल के बारे में पढ़ें तो कोल, आप कहीं भी कोल निकालेंगे तो उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी कि हाँ भाई ये कोल है, उसका एक केमिकल कंपोजिशन होगा। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। मिनरल जो है ह्यूमन इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम आर यूज एज फ्यूल्स। बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनको फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोल, इंडिया के अंदर देखोगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन जो होता है वो कोल का यूज करके ही होता है। नेचुरल गैस जिसमें एलपीजी, सीएनजी, ये सारी गैसेस नेचुरल गैस से ही बनती हैं, जो कि किसका, मिनरल का एग्जांपल है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम देखोगे इसको प्रोसेस करके बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़। और इंडस्ट्रीज़ में भी जो है इनका मिनरल्स का यूज करा जाता है। जैसे आयरन इंडस्ट्री के अंदर आयरन को मेल्ट करने के लिए, एल्यूमिनियम में स्मेल्टिंग करने के लिए गोल्ड, यूरेनियम एट्सेट्रा। इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इन मिनरल्स का यूज होता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर भी समाप्त होता है, और आगे देखते हैं एक बार एमसीक्यूज के, ताकि हम चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कर लें जल्दी से। तो पहला एमसीक्यू है द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा। तो कौन सी रॉक है जो कि मोल्टन मैग्मा से बनी है, उसका नाम क्या है, इग्नियस रॉक। नेक्स्ट है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सबसे अंदर वाली जो लेयर थी उसका नाम क्या था, सबसे अंदर वाली लेयर, कोर। नेक्स्ट आता है गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ। गोल्ड, पेट्रोलियम और कोल जो है वो किसका एग्जाम्पल है, मिनरल्स का। नेक्स्ट आते हैं रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर। कौन सी रॉक्स के अंदर हमको फॉसिल्स देखने को मिलते थे, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, ये आप मेरे को कमेंट में आंसर देंगे। और यहीं अपना चैप्टर होता है समाप्त। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है। और अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।